हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत के अंदर पाचन है। इस वीडियो के अंदर हम जो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से होता है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। साथ ही हम हार्मोन रेगुलेशन के बारे में जानेंगे। जो गट का हार्मोनल रेगुलेशन होता है या जो एलिमेंट्री कैनाल का हार्मोन रेगुलेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम साथ ही साथ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या वसा का जो क्या होता है पाइसीकरण होता है उसके बारे में जानेंगे। और हम देखेंगे कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो किस तरीके से पाचन करता है और जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो किस तरीके से फूड का डाइजेशन करता है। मगर उससे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हमने डाइजेशन इन स्टमक या आमाशय के अंदर पाचन किस तरीके से होता है वो डिस्कस किया था। हमने लास्ट टॉपिक ये देखा था कि क्या हुआ था, जो गैस्ट्रिक जूस था या जो क्या था जठरीय रस था वो क्या था फूड के अंदर मिल गया था, उसके अंदर प्रोटीन और फैट का उसने डाइजेशन कर दिया था और क्या हुआ था काइम बन गया था। अब वो काइम क्या होता है धीरे धीरे क्या करता है आगे की तरफ मूव करता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम या ग्रहणी जिसे हम बोलते हैं उसके अंदर क्या होता है पहुंच जाता है। तो अब उससे आगे की तरफ देखते हैं हम कि अब क्या होगा आगे जब काइम जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम के अंदर एंटर कर चुका है। तो अब देखिए हम जानते हैं कि काइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंड एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ऐसा कारण इसका कारण क्या है आप जानते ही हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या मिला होता है HCl मिला होता है। अब जैसे ही काइम क्या होगा किसके अंदर ड्यूडेनम के अंदर आएगा तो काइम बहुत ज़्यादा क्या है अम्लीय है। उस अम्लीयता के कारण या उस एसिडिटी के कारण क्या होगा जो ड्यूडेनम होती है या ग्रहणी होती है इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है स्टिमुलेट हो जाती है या उद्दीप्त हो जाती है। अब वो क्या करेगी जैसे ही वो स्टिमुलेट होगी वो कुछ हार्मोन का क्या करेगी सिक्रेशन करेगी। अब देखते हैं वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो पहला हार्मोन जो क्या करता है जो ड्यूडेनम की या ग्रहणी की म्यूकस मेम्ब्रेन जो पहला हार्मोन स्रावित करती है उसका नाम होता है एंटेरोगेस्ट्रोन। याद रखिएगा फ्रेंड्स क्या होता है एंटेरोगेस्ट्रोन बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि कोई भी हार्मोन जो होता है वो ब्लड के थ्रू एक स्पेसिफिक साइट पर या एक निश्चित स्थान पर जाता है और वहाँ पर जाकर वो अपना क्या करता है फंक्शन जो होता है परफॉर्म करता है। तो अब देखिए एंटेरोगेस्ट्रोन इसका फंक्शन क्या होता है। अब देखिए ये ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, ये जाएगा स्टमक पर, ठीक है ना। ये ब्लड के थ्रू एंटेरोगेस्ट्रोन जो हार्मोन है ये स्टमक पर जाएगा और स्टमक पर पहुँच कर ये क्या करेगा स्टमक को कमांड करता है या स्टमक को ऑर्डर देता है या स्टमक से क्या करवाएगा ये क्या करेगा जब ब्लड के थ्रू स्टमक में पहुंच जाएगा तो ये स्टमक को स्टिमुलेट करेगा या उद्दीप्त करेगा, ठीक है ना। किस चीज़ के लिए उद्दीप्त करेगा, ये किस चीज़ के लिए कमांड करेगा, ये स्टमक को कहेगा कि भाई अब क्या करना है जो गैस्ट्रिक जूस है या जठर रस है उसका सिक्रेशन नहीं करना। क्यों? क्योंकि अब फूड कहाँ आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है। अब ऐसे थोड़ी है कि फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा और जो गैस्ट्रिक जूस है उसका लगातार सिक्रेशन होता रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। जब जैसे ही फूड क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है तो ये हार्मोन क्या होता है रिलीज होता है और जाकर स्टमक के ऊपर एक्ट करेगा और उसे क्या करेगा उसका जो गैस्ट्रिक जूस होगा उसके क्या करेगा सिक्रिएशन को ये क्या करेगा इनहिबिट करेगा या संदमित करेगा या रोक देता है। इसलिए याद रखिएगा इसको GIP भी बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम होता है GIP, मतलब गैस्ट्रिक इनहिबिट प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा इसका नाम क्या होता है गैस्ट्रिक इनहिबिट क्या होता है पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं या इसको प्रोटीन बोल देते हैं, ठीक है ना। ये याद रखिएगा इसका सेकंड नेम होता है। अब दूसरा हार्मोन जो क्या होती है ड्यूडेनम की जो म्यूकस होती है वो सिक्रिएट करती है वो कौन सा होता है हेपेटोक्रेनिन। याद रखिएगा हेपेटोक्राइनिन जो क्या होता है क्रीनिन जो होता है ये दूसरा हार्मोन होता है। अब देखिए इसकी ये कहाँ पर जाकर एक्ट करता है तो याद रखिएगा ये जाकर करेगा एक्ट लीवर पर, ठीक है ना। हेपेटोक्रीनिन जो होता है वो कहाँ एक्ट करेगा लीवर पर और ये लीवर पर जाकर क्या एक्ट करता है ये लीवर को क्या करता है बाइल जूस के सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। ये हार्मोन लीवर को जाके कहता है कि भाई साहब क्या करना है अब आपको जो बाइल जूस है वो सिक्रिएट करना है क्योंकि जो फूड है वो कहाँ आ चुका है ड्यूडेनम के अंदर आ चुका है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। आप ये फंक्शन साथ के साथ नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने फंक्शन यहाँ लिखे नहीं है तो आप साथ के साथ क्या करेंगे रफ नोटबुक जो होती है उसके अंदर नोट कर लेंगे ताकि इससे आपको आगे दिक्कत ना आए। फंक्शन इनके बड़े ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन। ये देखिए थर्ड हार्मोन कौन सा होता है, थर्ड हार्मोन होता है कोलिसिस्टोकाइनिन PZ, मतलब ये पूरा का पूरा एक नाम है। देखिए कोलिसिस्टोकाइनिन PZ का मतलब होता है पेनक्रियोजाइमिन। ये पूरा का पूरा एक हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन। अब ये क्या करता है एक्ट
हार्मोन याद रखिएगा, ये हार्मोन जाके गोल ब्लैडर जिसे हम क्या बोलते हैं पित्ताशय, उस पर जाकर एक्ट करेगा, और साथ ही साथ किस पर जाकर एक्ट करता है, पैनक्रियास या अग्नाशय के ऊपर जाकर एक्ट करेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर एक्ट करेगा। एक तो करेगा ये गॉल ब्लैडर के ऊपर जिसे हम पित्ताशय बोल रहे हैं, और दूसरा एक्ट करेगा अग्नाशय या जिसे क्या बोलते हैं पैनक्रियास, उसके ऊपर एक्ट करता है। अब ये क्या क्या करता है, देखिए ये कोलिसिस्टोकाइनिन और जो पैनक्रियोजाइमिन होते हैं ये गॉल ब्लैडर को तो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवा देते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। क्या स्टार्ट करवा देते हैं, याद रखिएगा जो गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवा देते हैं। ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं या संकुचित करवाते हैं, जिससे क्या होगा, जो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस होता है वो निकल के कहाँ पे आ जाएगा, ड्यूडेनम के अंदर आ जाता है। ठीक है, और पैनक्रियाज को किस चीज़ के लिए स्टिमुलेट करते हैं, ये याद रखिएगा, ये पैनक्रियाज को पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करने के लिए क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है ना, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो ये जो होगा कोलिसिस्टोकाइनिन और पैनक्रियोजाइमिन गॉल ब्लैडर के तो कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं या इसको स्टिमुलेट करेंगे, और पैनक्रियास से क्या करेंगे, जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसके रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं पैनक्रियास को। अब चौथा हार्मोन देखते हैं, उसका नाम है सिक्रेटिन। ये सिक्रेटिन क्या करेगा, ये भी कहाँ पर एक्ट करता है, याद रखिएगा पैनक्रियास पर एक्ट करता है। जो सिक्रेटिन होता है वो कहाँ पर एक्ट करता है, पैनक्रियाज पर हमें याद क्या रखना है, सिक्रेटिन जो होता है वो पैनक्रियाज से बाई कार्बोनेट आयन जो होते हैं, कौन से आयन फ्रेंड्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाई कार्बोनेट आयन जो होते हैं उसके सिक्रिएशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। कंफ्यूज नहीं होना, कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन ये तो क्या करेगा, ये पैनक्रियाज या अग्नाशय से पैनक्रियाटिक जूस के रिलीज होने को क्या करता है, स्टिमुलेट। और सिक्रेटिन जो होता है ये पैनक्रियाज से बाई कार्बोनेट आयन के सिक्रिएशन को क्या करता है, या इसको सिक्रेट होने के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अच्छा, आपको एक बात और याद रखनी है सिक्रेटिन के बारे में, कि सिक्रेटिन जो था वो सबसे पहला खोजा गया हार्मोन था। इट वॉज द फर्स्ट हार्मोन विच इज़ डिस्कवर्ड। ठीक है ना, याद रखिएगा सिक्रेटिन जो होता है वो पहला हार्मोन होता है जो क्या हुआ था, जिसकी डिस्कवरी हुई थी। अब बात करते हैं अगला हार्मोन कौन सा होता है, अगला हार्मोन जो है वो है एंटेरोक्राइनिन। याद रखिएगा कौन सा होता है फ्रेंड, एंटेरोक्राइनिन। अब एंटेरोक्राइनिन जो होता है ये कहाँ पर जाकर एक्ट करता है, ये ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, ये जाता है जो ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ही क्या करता है, एक्ट करता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन को ही क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अब देखिए एंटेरोक्राइनिन जो होता है ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल ग्लैंड, या ये क्या करता है, आंतरीय ग्रंथियाँ जो होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्रिप्ट ऑफ लीवर कोन या लीवर कोन की दरारें बोलते हैं, ये जाकर उसके ऊपर एक्ट करेगा, या इंटेस्टाइनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है ना। और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड को किस चीज़ के लिए कमांड देता है या किस चीज़ के लिए ऑर्डर देता है, याद रखिएगा ये क्या करता है, एंटेरोक्राइनिन जो होता है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेगा। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड आपको पता है क्या करती है, वो क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूस बनाती हैं, जिसे हम आंतरीय रस बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के ऊपर जाकर एक्ट करेगा और उसे क्या करेगा, जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसको सिक्रिएट करने के लिए क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये हार्मोन होते हैं कुछ एक जो क्या करते हैं, जैसे ही काइन कहाँ एंटर करेगा, ड्यूडेनम के अंदर एक्ट करेगा, तो ये सारे के सारे हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब इन सारे हार्मोन के कलेक्टिव फंक्शन के रूप में क्या होगा, मतलब ये सारे हार्मोन जब अपना काम कर देंगे तो क्या होगा, जो पैनक्रियाज है या जो अग्नाशय है उससे पैनक्रियाटिक जूस, और जो क्या है लीवर है उससे क्या, बाइल जूस, और जो इंटेस्टाइन है उससे क्या आएगा, इंटेस्टाइनल जूस। कहाँ पर आ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या आ जाएंगे, जो उसकी ल्यूमेन है या जो उसकी गुहा होती है, ल्यूमेन होती है, उसके अंदर एक्ट कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, ये हेपेटोक्रेनिन ये लीवर से लाएगा, ये गाल ब्लैडर और पैनक्रियाज से क्या करेगा, बाइल जूस, और किसको, पैनक्रियाटिक जूस को लाएगा। ये क्या करेगा, बाइकार्बोनेट आयन को क्या करेगा, रिलीज़ करवाएगा। ये क्या करेगा, इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज़ करवाएगा। तो जब ये सारे जो हार्मोन होते हैं कलेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो क्या क्या चीज़ें याद रखना, बाइकार्बोनेट आयन, और क्या इंटेस्टाइनल जूस, और क्या पैनक्रियाटिक जूस, और क्या होता है बाइल जूस जो होते हैं वो कहाँ पर एंटर कर जाएंगे, याद रखिएगा
वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती हैं उसकी ल्यूमन या गुहा जो होती है उसके अंदर एंटर कर जाएंगे और वो अपना फंक्शन जो होता है या जो उनका डाइजेशन का फंक्शन है उसको स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, अब फ्रेंड्स क्या होता है, अब हम जानते हैं कि जो वो है जो आपका काइम है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये बाइकार्बोनेट आयन जो होता है, ठीक है ना, ये बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो क्या करता है, उस एसिडिक काइम को किस में कन्वर्ट कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, या उसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं एल्केलाइन जो मीडियम होता है वो उसको क्या कर देता है, प्रोवाइड करवा देता है। साथ ही हम जानते हैं कि देखिए बाइल जूस जो होता है वो भी क्या होता है, एल्केलाइन होता है या क्षारीय होता है। और जो पेनक्रियाटिक जूस या अग्नाशी रस होता है वो भी एल्केलाइन या क्षारीय होता है। और जो क्या होता है इंटेस्टाइनल जूस होता है वो भी क्या होता है, जो एल्केलाइन होता है या क्षारीय होता है। तो ये तीनों जो एंजाइम जो कलेक्टिवली जूस होते हैं ये एल्केलाइन होते हैं, ये काइम को आके क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं अब क्या होगा। अब जब इन हार्मोन की एक्ट की वजह से आपका क्या है, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस के आगे आए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो अब वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है देखते हैं, इमल्सिफिकेशन बाय बाइल जूस। अब क्या करेगा, सबसे पहले बाइल जूस जो होता है या जिसे पित्तरस बोलते हैं अपने, वो क्या करता है, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब देखिए कि पित्तरस या क्या करता है, सीधी सी बात है, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि बाइल जूस जो होता है या पित्तरस होता है ये क्या होता है, किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं करता है, पाचन नहीं करता है। ये क्या करता है, डाइजेशन को ईजी बनाता है। कैसे बनाता है डाइजेशन को ईजी, ये क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है या वसा का पाइसीकरण कर देता है। अब फैट का इमल्सिफिकेशन या वसा का पाइसीकरण क्या होता है, जो फैट होती है उसको क्या करना, फैट की जो लार्ज ड्रॉपलेट्स होती हैं या जो बड़ी कणिकाएं होती हैं उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स या छोटी कणिकाओं में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं, वसा का पाइसीकरण बोलते हैं। तो अब देखिए ये बाइल जूस जो होता है वो किस तरीके से इमल्सिफिकेशन का काम करता है। हम जानते हैं कि जो बाइल जूस होता है उसके अंदर क्या होता है, बाइल साल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर मैंने, अगर आपने मेरी इससे पिछली वाली वीडियो देख रखी होंगी तो मैंने आपको बताया था जो बाइल साल्ट होते हैं, जो दो मेन बाइल साल्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो क्या होता है सोडियम कौन सा होता है, टोरोकोलेट होता है, और एक सोडियम कौन सा होता है, ग्लाइकोलेट होता है। ये दो मेन बाइल साल्ट होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। ये क्या होते हैं, बाइल साल्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, वसा के पाइसीकरण में या फैट के इमल्सिफिकेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब देखिए करते क्या हैं, याद रखिएगा, जो बाइल साल्ट होते हैं क्या होते हैं, जो बाइल साल्ट होते हैं, याद रखिएगा, बाइल साल्ट होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं बाइल साल्ट के अंदर। एक तो होता है हाइड्रोफोबिक और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो जल विरागी और जल रागी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लें आप, ये क्या है, एक बाइल साल्ट है, ठीक है ना, ये बाइल साल्ट है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है ना। और ये वाला कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक है। देखिए ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। ये बाइल साल्ट है, इसके दो पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है। मतलब ये जल विरागी है और ये जल रागी है, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये बाइल साल्ट के दो पार्ट होते हैं। तो ये जो जल रागी पार्ट होता है या जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ये क्या होता है, फूड के अंदर जो वाटर होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है या जलरागी पार्ट होगा, ये क्या करेगा, जो फूड होता है या काइम जो होता है उसका जो वाटर कंटेंट होता है उसके अंदर ये मिक्स हो जाता है। और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है या जिसे हम क्या बोलते हैं जल विरागी जो पार्ट होता है, ये क्या करेगा, ये जो आपकी फैट ग्लोब्यूल होती हैं या जो फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं या जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं वसीय कणिकाएँ जो होती हैं, उसके अंदर क्या हो जाता है, ये मिक्स हो जाता है या उसके अंदर ये सोल्यूबल हो जाता है, उसके अंदर ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ये कहाँ डिसॉल्व होगा, ये आपका जो बाइल है, सॉरी जो आपका काइम है, काइम के अंदर जो वाटर कंटेंट है, तो वाटर कंटेंट के अंदर हाइड्रोफिलिक या जलरागी पार्ट मिक्स हो जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा। और हाइड्रोफोबिक या जल विरागी जो पार्ट होता है, ये क्या करता है, जो वसा कणिकाएँ होती हैं या जो फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाता है या उसके अंदर डिसॉल्व या उसके अंदर मिल जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो फैट होती है, फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं उस पर क्या होता है, जो
सरफेस टेंशन होती है उसके ऊपर, या जिसे हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव जो होता है वो क्या हो जाता है लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स जो होंगी उसके ऊपर क्या होगा, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स हैं वो सिंपल फैट ड्रॉपलेट्स में क्या हो जाएंगी फ्रेंड्स, कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं, वसा का पायसीकरण बोलते हैं। तो एक बार दोबारा देखते हैं क्या होगा। बाइल साल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करेंगे। दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट कहाँ, जो काइम का वाटर कंटेंट है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है या उसके अंदर घुल जाता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो क्या होता है, जो फैट ग्लोब्यूल होंगी या फैट ड्रॉपलेट्स या वसी कणिकाएं होती हैं उसके अंदर डिसॉल्व या घुल जाएगा, जिससे क्या होगा, जो फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं, लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं, उस पर सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जो बड़ी वसीय कणिकाएं होती हैं या जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं वो किस में, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। इस प्रोसेस को ही फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है, वसा का पायसीकरण करना ज़रूरी क्यों है, तो इससे देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, जो इसका एक तरीके से हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया जो होता है या सतही क्षेत्रफल होता है वो बढ़ गया है। अब क्या होगा, अब इन फैट ड्रॉपलेट्स को डाइजेस्ट करना आसान है इस बड़ी फैट ड्रॉपलेट्स के मुकाबले, ठीक है ना। इस पर एंजाइम जो होते हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और फैट का क्या कर सकते हैं, डाइजेशन कर सकते हैं। तो ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट था। अब जैसे ही फ्रेंड्स इमल्सिफिकेशन खत्म होता है तो क्या होता है, एंजाइम जो होते हैं वो अपना फंक्शन क्या करते हैं, स्टार्ट करना जो होता है वो परफॉर्म कर देते हैं। तो अब देखिए ये इमल्सिफिकेशन ऑफ बाइल है, यहाँ लिख रखा है कि बाइल साल्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। दो पार्ट होते हैं, एक तो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जिसे हम जल स्नेही बोलते हैं, दूसरा पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक जिसे हम जल विरागी पार्ट बोलते हैं। अब देखिए हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है, जल स्नेही भाग जो होगा, जो काइम का वाटर होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जिसे हम जल विरागी भाग बोलते हैं वो कहाँ होता है, जो फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो वसी कणिकाएं होती हैं उसके अंदर क्या होगा, घुल जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स होंगी वो सिंपल फैट ड्रॉपलेट्स में, या जो बड़ी वसीय कणिकाएं होंगी वो छोटी वसीय कणिकाओं के अंदर क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसी प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। तो अब देखिए ये क्या हुआ, बाइल जूस ने अपना काम कर दिया। अब हमने ऊपर पढ़ा था तीन जूस आते हैं कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, एक तो बाइल जूस, अब बाइल जूस ने अपना काम कर दिया, दूसरा आता है पैनक्रियाटिक जूस और तीसरा क्या आता है फ्रेंड्स, इंटेस्टाइनल जूस। अब क्या होगा, अब हम देखते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस क्या काम करता है अपना। अब देखिए पैनक्रियाटिक जूस का अपने क्या देखते हैं, फंक्शन देखते हैं। अब फैट का क्या हो चुका है फ्रेंड्स, इमल्सिफिकेशन हो चुका है। अब क्या होते हैं, उसके साथ ही साथ जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो अपना फंक्शन क्या होता है, स्टार्ट कर देता है। अब हम इससे आपको अगर उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, पैनक्रियाटिक जूस का क्या होना चाहिए, जो कंपोजिशन है वो आपको याद होना चाहिए। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, पर उसके लिए पर फिर भी मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखा है। तो हम जानते हैं इसके अंदर ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है। ये तीनों जो होते हैं प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। फिर पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है, ये फैट का डाइजेशन करता है। फिर पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज होता है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। साथ में म्यूकस भी होती है, वाटर भी होता है, बाइकार्बोनेट आयन भी होते हैं, और क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम भी होते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, ये कंपोजिशन था। अब क्या होता है, अब डाइजेशन बाय पैनक्रियाटिक जूस। अब देखते हैं कि अग्नाशयी रस जो होता है वो किस तरीके से डाइजेशन में मदद करता है। तो सबसे पहले क्या होगा फ्रेंड्स, जो इसके अंदर ट्रिप्सिनोजन एंजाइम होता है, देखिए ये ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीनों जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। तो सबसे पहले ये क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो देखिए ये ट्रिप्सिनोजन जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कौन सी फॉर्म होती है, एक्टिव फॉर्म होती है या सक्रिय अवस्था होती है। तो आप याद रखिएगा, जो ये निष्क्रिय होता है ट्रिप्सिनोजन, इसको सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलने का कार्य एक एंजाइम करता है। आप उसका नाम याद रखिएगा, एंटेरोकाइनेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको फ्रेंड्स, एंटेरोकाइनेज एंजाइम बोलते हैं। और ये जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो होता है ये
जो हमारा आंतरीय रस होता है या जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। अब क्या करेगा देखिए, अब जब एक बार ट्रिप्सिन क्या हो गया, एक्टिव हो गया, तो ये ट्रिप्सिन जो होता है, काइमोट्रिप्सिन जो दूसरा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, इसको काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। याद रखिएगा, काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है और काइमोट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है। तो इसको अब काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कौन बदलता है, याद रखिएगा, इसको बदलता है ट्रिप्सिन। ये तीनों ही इनएक्टिव में होते हैं, याद रखिएगा, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजन, ये तीनों ही इनएक्टिव फॉर्म होती हैं। तो इनको पहले क्या करना होता है, एक्टिव करना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही क्या करते हैं, डाइजेशन आगे पूरा करते हैं। तो अब देखिए 2 एंजाइम एक्टिव हो चुके हैं। अब तीसरा एंजाइम जो होता है फ्रेंड्स, वो कौन सा होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है। देखते हैं हम अब आगे, ये देखिए, अब तीसरा एंजाइम जो है वो कौन सा है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है। ये भी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। इसको भी कौन करेगा, इसको भी जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, याद रखिएगा कौन सा एंजाइम होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जल्दी से, ट्रिप्सिन। अब देखिए इसको भी कौन करेगा, जो ट्रिप्सिन होता है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, इस इनएक्टिव प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को एक्टिव कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब देखिए तीनों एंजाइम एक्टिव हो चुके हैं, अब ये अपना फंक्शन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो क्या होता है, अब ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करते हैं, ये प्रोटीन को, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये प्रोटीन को किस में, पेप्टोन में और पेप्टाइड के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, या उसके अंदर तोड़ देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब ये जो आपका कौन सा एंजाइम होता है फ्रेंड्स, ये जो आपका ये जो कार्बोक्सीपेप्टाइड होता है, ये क्या करता है, ये स्मॉल पेप्टाइड चेन जो होती हैं उनको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। याद रखिएगा, कभी भी ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो होगा, ये इनके डाइजेशन से अमीनो एसिड नहीं बनेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। अमीनो एसिड किसके डाइजेशन से बनते हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के डाइजेशन से बनते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। अब इसके बाद आता है स्टार्च का। अब देखिए स्टार्च का डाइजेशन कौन करता है, हम जानते हैं स्टार्च का डाइजेशन कौन करेगा, पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज, हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो ये पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज होगा, ये स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अभी याद रखिए फ्रेंड्स, इन चीज़ों का अभी ना स्टार्च का, ना प्रोटीन का, ना किसका पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है। ये अभी क्या हुआ है, इनका पार्शली डाइजेशन हुआ है, या अभी पूर्ण तरीके से पाचन नहीं हुआ है। पूर्ण तरीके से पाचन कब होगा, जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज या किस में, ग्लैक्टोज में टूट जाएगी, तब उसका पूरा डाइजेशन होता है। प्रोटीन का पूरा डाइजेशन कब होता है, जब वो अमीनो एसिड में टूट जाता है। फैट का पूरा डाइजेशन कब होता है, जब क्या होगा, फैट जो होगी वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर टूट जाएगी, तो उसका पूरा डाइजेशन होता है। तो अब देखिए आपको क्या याद रखना है कि स्टार्च जो होता है, स्टार्च को पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज होगा, वो माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रीन के अंदर तोड़ देगा, ठीक है ना। ये स्टार्च का डाइजेशन हो गया। अब आ गया फैट का डाइजेशन। अब देखिए इमल्सिफाइड फैट लिखा है मैंने यहाँ, मतलब पाइसीकृत वसा जो होती है, पाइसीकृत वसा को पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम जो होता है, जिसे ट्रिप्सिन भी बोलते हैं, स्टिप्सिन बोलते हैं, ये क्या करता है, इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ देता है। तो देखिए ये क्या, अब ये फैट का डाइजेशन भी हो चुका है। अब बात करते हैं डीएनए और आरएनए का। डीएनए और आरएनए भी होता है। तो डीएनए का डाइजेशन डीएनएज एंजाइम होता है। डीएनएज एंजाइम होता है एक, ये पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है। ये क्या करता है, डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर तोड़ देता है। हम जानते हैं जो डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही बना होता है। अब ऐसे ही एक आरएनएज एंजाइम होता है। आरएनएज एंजाइम क्या करेगा, आरएनए को राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर तोड़ देता है। तो ये पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा क्या हो चुका है, डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, या जो डाइजेशन बाय पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो जूस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम डाइजेशन बाय इंटेस्टाइनल जूस या आंतरीय रस द्वारा डाइजेशन। मैंने आपको बताया था 3 जूस होते हैं, तो अब तीसरे जूस से देखते हैं डाइजेशन।
याद रखिएगा फ्रेंड, इसको आंतरीय रस को क्या बोलते हैं, जो इंटेस्टाइनल जूस होता है इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद पाचन कंप्लीट हो जाएगा। आंतरीय रस जो होता है उसके बाद पाचन कंप्लीट हो जाता है, या डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाती है, इसलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। और आपको पता ही होगा कि जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आंतरीय रस होता है या इंटेस्टाइनल जूस होता है इसे सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। तो अब देखिए इसका कंपोजिशन हमें याद होना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या होता है। एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है, ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम का काम मैंने आपको बता ही दिया। ये क्या करता है, जो ट्रिप्सिनोजन होता है उसको एक्टिव करने में मदद करता है। इसके अलावा जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसके अंदर माल्टोज होता है, सुक्रेज होता है, लैक्टोज होता है, ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेंगे, याद रखना। उसके अलावा डाईपेप्टाइडेज होता है, अमीनो पेप्टाइड डेज होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। इसके अलावा लाइपेज होता है, ये क्या करेगा, फैट या वसा का डाइजेशन करेगा। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइडेज होता है, और मतलब न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज, ये दो अलग अलग एंजाइम होते हैं, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का डाइजेशन करेंगे। तो अब देखते हैं कि आंतरीय रस जो होता है या जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो किस तरीके से डाइजेशन करता है। अब ये जो माल्टेज एंजाइम होता है फ्रेंड, ये क्या करेगा, जो ऊपर माल्टोज बनी थी जब क्या हुआ था, स्टार्च का डाइजेशन हुआ था एमाइलेज एंजाइम द्वारा, तो माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्सट्रिन बनी थी, उनका क्या करेगा, डाइजेशन कर देगा। तो अब देखते हैं माल्टेज एंजाइम जो होगा माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हमें पता है माल्टोज होती है वो 2 ग्लूकोज की यूनिट से या 2 ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बनी होती है। फिर सुक्रेज एंजाइम जो होगा, सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है। इसी तरीके से जो लैक्टेज एंजाइम होगा वो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही डेक्सट्रीन जो होता है, डेक्सट्रीन का डाइजेशन डेक्सट्रीनेज एंजाइम होता है, डेक्सट्रीनेज जो होगा वो डेक्सट्रीन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो अब यहाँ पर जो क्या है फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इससे नीचे कार्बोहाइड्रेट नहीं टूट सकता, समझ में आ रही है आपको बात। इससे आगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये आगे और आगे नहीं टूट सकते। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं। इससे ज़्यादा और सिंपलेस्ट या इससे ज़्यादा और सरल कोई इसका स्वरूप या इसकी जो फॉर्म होती है वो नहीं होती। तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फैट का डाइजेशन देखते हैं। तो अब क्या होगा, लाइपेज एंजाइम होता है, मैंने आपको बताया था इसके अंदर। लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, इमल्सिफाइड जो फैट होगी उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर जो 100% फैट होती है वो पूरी की पूरी फ्रेंड्स क्या हो चुकी है, डाइजेस्ट हो चुकी है। इससे ज़्यादा फैट और डाइजेस्ट नहीं होगी। उसके अलावा बात करते हैं हम, तो अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, फैट का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं यहाँ पे कि अब जो स्मॉल पेप्टाइड चेन होती हैं उनको जो होता है अमीनो पेप्टाइड एंजाइम जो होता है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से जो डाईपेप्टाइड होंगी, डाईपेप्टाइड क्या होती हैं, जिसके अंदर 2 अमीनो एसिड होते हैं उस चेन को डाईपेप्टाइड बोलते हैं। तो डाईपेप्टाइड को डाईपेप्टाइडेज एंजाइम जो होता है वो डाईपेप्टाइड एंजाइम जो होगा डाईपेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी प्रोटीन का डाइजेशन पूरा हो चुका है, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अब इसके आगे अमीनो अम्ल और ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, तो यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन भी क्या हो चुका है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड का डाइजेशन देखते हैं। अब ऊपर डीएनए और आरएनए के डाइजेशन से जो न्यूक्लियोसाइड बने थे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड, उनका डाइजेशन होता है। तो उनका डाइजेशन किसके द्वारा होता है, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होता है। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड होती है, अब इस न्यूक्लियोसाइड का आगे और डाइजेशन होता है। इस न्यूक्लियोसाइड का न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम जो होता है, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड को नाइट्रोजनिक क्षार और पेंटोज शुगर के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, जिससे डीएनए का भी डाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन पूरा हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पूरा होने के बाद क्या बन चुके हैं, ग्लूकोज बन चुका है, फ्रक्टोज बन चुका है और गैलेक्टोज बन चुका है।
प्रोटीन का डाइजेशन भी पूरा हो चुका है। क्यों? प्रोटीन के डाइजेशन के लास्ट में क्या बन चुके हैं? अमीनो अम्ल बन चुके हैं। वसा का भी पाचन पूरा हो चुका है, क्योंकि वसा के पाचन के बाद क्या बन चुके हैं? जो आपके फैटी एसिड होते हैं या ग्लिसरॉल होते हैं वो बन चुके हैं। डीएनए और आरएनए का भी डाइजेशन पूरा हो चुका है। लास्ट में क्या बन चुके हैं? पेंटोज शुगर बन चुकी है, नाइट्रोजनिक बेस बन चुके हैं और फास्फेट बन चुके हैं। इसके अलावा और भी हमारा जो फूड होता है उसके अंदर विटामिन होती है, उनका डाइजेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती। उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, उनके डाइजेशन की भी हमें ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा वाटर होता है, उसके भी डाइजेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन जो होता है वो 4 इन मेन चीज़ों का होता है। एक तो फैट का होता है जिसे वसा बोलते हैं, प्रोटीन का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, और उसके अलावा डीएनए या आरएनए का डाइजेशन होता है। इसके अलावा डाइजेशन नहीं होता। बात करें विटामिन, उसका भी नहीं होता। जो मिनरल्स होता है उसका भी नहीं होता, और जो वाटर होता है उसका भी डाइजेशन नहीं होता। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा कि डाइजेशन किस तरीके से कंप्लीट होता है। अब देखिए हमारा डाइजेशन वाला पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मतलब पूरा का पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है। अब इससे अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? इससे अगली वीडियो में अब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अवशोषण बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या रह चुका है? एसिमिलेशन या स्वांगीकरण रह चुका है, और उसके बाद हमारा इजेशन टॉपिक रह चुका है। उसके बाद हमारा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एक विटामिन्स रह रही हैं और कुछ एक क्या रह रही हैं फ्रेंड्स? डिजीज़ रह रही हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, वो भी हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा डाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर फ्रेंड्स इसमें से आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरा जो नंबर है वो क्या है, चैनल के अबाउट में मैंने दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और कोई भी जो आपकी क्वेरी हो या आपकी कोई भी क्वेश्चन आपको आ रहा हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।